नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पैरानॉर्मल केस फाइल पर नजर डालते हैं जो शुरू तो गुवाहाटी में हुई, लेकिन उसकी जड़ें कहीं और ही गहरी थी। ये सिर्फ एक और डरावनी कहानी नहीं है, ये एक एंटिटी अटैचमेंट के सबूतों का विश्लेषण है। हम उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें बताता है कि कभी-कभी खतरा जगह में नहीं बल्कि किसी इंसान के साथ जुड़ जाता है। तो केस फाइल नंबर है 22-11 PG। मामला शुरू होता है नवंबर 2022 में। सब्जेक्ट है खुशी, एक स्टूडेंट, और लोकेशन है गुवाहाटी का एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। यहीं से वो सब शुरू हुआ जिसके चलते ये केस आज भी एक्टिव माना जाता है। वो वहां खड़ा है, देख रहा है। ये शब्द खुशी के हैं जो उसने ठीक उस वक्त कहे थे जब उसका सामना उस चीज से हुआ जो उसे महीनों से परेशान कर रही थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सीधे टकराव का सबूत है जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट बन गया। हर इन्वेस्टिगेशन एक ग्राउंड जीरो से शुरू होती है। इस केस में वो था लोकस पॉइंट, यानी गुवाहाटी का वो पीजी जहां खुशी ने पहली बार कुछ बहुत ही अजीब महसूस करने की रिपोर्ट दी थी। अक्सर ऐसा होता है ना, जब सब कुछ हो जाता है तब हमें शुरुआती निशानियां साफ दिखने लगती हैं। खुशी को कॉरिडोर में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। उसकी माँ को पास के कूड़े के ढेर को देखकर एक अजीब सी घबराहट हुई। और तो और एक दोस्त ने तो पहले ही उस एरिया के बारे में चेतावनी दी थी। उस वक्त ये छोटी छोटी बातें लगी, पर असल में यही इस केस की नींव थी। अब जरा घटनाओं की स्पीड देखिए, ये बहुत जरूरी है। 7 नवंबर को खुशी पीजी में शिफ्ट होती है। बस 2 दिन बाद 9 नवंबर को वो भारी सिर के साथ उठती है। 10 नवंबर को उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और 11 नवंबर को सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नाक से भयानक ब्लीडिंग होती है और वो बेहोश हो जाती है। सिर्फ 4 दिनों में सब कुछ बदल चुका था। और यहीं से ये केस एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। हम इसे कहते हैं दूसरा चरण, यानी ट्रांसफरेंस। ये इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि जब खुशी ने अपनी जगह बदली तो अजीब घटनाएं रुकी नहीं, बल्कि उनका रूप बदल गया। और यहीं से हमें अटैचमेंट की असली नेचर का पहला बड़ा सुराग मिला। यहाँ देखिए, ये टेबल इस केस का आप कह सकते हैं दिल है। एक तरफ गुवाहाटी में लक्षण पूरी तरह से फिजिकल थे, बीमारी, चक्कर आना, नाक से खून बहना। लेकिन दूसरी तरफ घर पहुंचते ही चीजें साइकोलॉजिकल हो गईं। पर्सनैलिटी में बदलाव, आवाजें सुनाई देना और खुद को नुकसान पहुंचाना। ये पैटर्न सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहा था। प्रॉब्लम उस पीजी में नहीं थी, वो खुशी के साथ जुड़ी हुई थी। तो अब बात करते हैं तीसरे फेज की, एस्केलेशन, यानी घटनाओं का और ज्यादा बढ़ना। अपनी पहली लोकेशन से मीलों दूर अपने घर के सेफ माहौल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गई। मामला अब सिर्फ डरावना नहीं रहा, बल्कि पर्सनल और एग्रेसिव हो गया था। घर पहुंचकर हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। जो खुशी हमेशा बात करती थी वो अचानक बिल्कुल चुप हो गई। उसे दरवाजे पर कोई साया खड़ा दिखाई देने लगा। उसके अंगूठे पर एक गहरा कट मिला जिसका कोई हिसाब नहीं था। एक सपने में उसे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे सच में हो रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उसे ब्लेड से खुद को काटने की एक जबरदस्त इच्छा होने लगी। ये अब कोई अनजान बीमारी नहीं थी, ये एक सीधा हमला था। जब परिवार को लगा कि चीजें अब उनके हाथ से निकल रही हैं, तो उन्होंने बाहर से मदद लेने का फैसला किया। और जो एक्सपर्ट्स आए, उनके खुलासे इस केस को एक बिल्कुल नई और परेशान करने वाली दिशा में ले गए। तो जो पहला डायग्नोसिस आया वो था एक गुस्साई हुई एंटिटी का। पहले एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक एंटिटी 101 दिनों से खुशी के साथ थी, लेकिन खुशी की अपनी मजहबी आस्था एक शील्ड की तरह काम कर रही थी। और जब वो एंटिटी उस पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो वो गुस्से में हमला करने लगी। फिर आया दूसरा डायग्नोसिस, एक जेलस स्पिरिट। एक दूसरा एक्सपर्ट का मानना था कि ये एक टारगेटेड अटैक था। किसी दुश्मन ने जलन की वजह से ये आत्मा खुशी पर भेजी थी। और इस थ्योरी में एक साफ मकसद भी था, वो एंटिटी एक फिजिकल कनेक्शन चाहती थी। तो इन डायग्नोसिस के बाद एक एक्शन प्लान बनाया गया, एक मल्टी लेवल डिफेंस आप कह सकते हैं। सबसे पहले खुशी पर 24 घंटे नजर रखी गई। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। फिर कई मौलवियों और एक पुजारी ने मिलकर कई अनुष्ठान किए। उसे सुरक्षा के लिए ताबीज दिए गए और आखिर में एक शुद्धिकरण स्नान करवाया गया। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात परिवार के अपने पंडित जी ने कही। उन्होंने कहा,
ये उस पर पूरी तरह से हावी नहीं हो सकता, वरना ये उसे बहुत पहले ले गया होता। उनके हिसाब से ये सिर्फ खुशी की अपनी अंदरूनी ताकत थी जो उसे बचा रही थी। इसका मतलब साफ था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तो इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं। ये किसी प्रेतवाधित जगह का मामला नहीं, बल्कि एक पर्सनल अटैचमेंट का है। घटनाएं खुशी के साथ एक शहर से दूसरे शहर गईं। घर पर वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गईं। एक्सपर्ट्स ने भी यही माना। और सारे उपायों के बाद भी घर में अजीब हाथों के निशान मिलना बताता है कि मामला शायद अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और यही वो जगह है जहां ये विश्लेषण हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। अगर एंटिटी हमेशा से खुशी से ही जुड़ी थी, तो फिर उस गुवाहाटी के पीजे की क्या भूमिका थी? क्या वो जगह सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये केस सच में खत्म हो गया है या फिर ये बस वक्ती तौर पर शांत है? ये केस फाइल अभी भी खुली है।